CH4 शोभा का अनोखी को आगाह करना। अनोखी जैसे तैसे कर मेंशन पहुंची। ऋषभ रस्मों के जरिए उसे टोर्चर करने लगा, लेकिन जब अनोखी ने लाल रंग से भरी थाली में पैर रखा तो उसकी चीख निकल गई और जमीन पर गिर गई। शोभा ने गौर से अनोखी के तलवों को देखा तो हैरान रह गई। अनोखी के पैरों में छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे। उसने रोहित से चिल्लाते हुए कहा, रोहित, डॉक्टर को बुलाओ अभी। बाकी सबने भी अब तक अनोखी के पैरों में धंसे कांच के टुकड़ों को देख लिया था। वो कभी ऋषभ को देखते जो जमीन पर गिरी अनोखी को देख रहा था तो कभी अनोखी को। अनोखी का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए कोई उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। पर अगर इस वक्त कोई भी उसकी दर्द भरी आंखों को देखता तो उस पर तरस खाए बिना रह नहीं पाता। रोहित से डॉक्टर को बुलाने का बोल शोभा नाराजगी से ऋषभ को देखने लगी। उसे ऋषभ पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जानती है कि ऋषभ एक माफिया है, पर उसने कभी शोभा के सामने किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। ऋषिधर ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, ये क्या किया तुमने? ऋषभ ने एक नजर अपने दादाजी को देखा, फिर शोभा को जो नाराजगी से उसे देख रही थी। फिर उसने न्यूज़पेपर को टेबल पर रखा और खड़े होते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मोम और दादाजी? मैंने गलत क्या किया? अब जब मेरी बीवी का नाम अनोखी है तो शादी की रस्में भी अनोखी होगी और इसकी आने वाली जिंदगी भी। तभी वहां पर 26 साल की एक लड़की आई। उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक हील्स पहन रखी थी। उसके हाथ में डॉक्टर का कोट था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो डॉक्टर है। ये है डॉक्टर शनाया। शनाया दत्त। कंधे से नीचे आते उसके बाली, जिसे एक खूबसूरत हेयर कट दिया हुआ था और ब्लू रंग से हाईलाइट किया था। लंबा चेहरा, तीखी आंखें, पतले होठ और 5 फुट 5 इंच हाइट। हर चीज में एकदम परफेक्ट। अगर शनाया डॉक्टर नहीं होती तो हीरोइन आराम से बन जाती। शनाया को देख रोहित ने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा, जो जस्ट अभी शनाया को फोन करने ही वाला था। उसने अपने मन में कहा, ये डॉक्टर है या जीन, जो याद करते ही प्रकट हो गई। शोभा आंटी, सब ठीक तो है ना? सर ने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया। कहते हुए शनाया मेंशन के अंदर आ गई थी। उसे देख सुरेखा उससे बोली, हीरे की कसम शनाया, कमाल की डॉक्टर हो तुम। यहाँ पेशेंट का खून निकला कि नहीं तुम प्रकट हो गई। लगता है मरीज की दर्द भरी आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है तुम्हें। सुरेखा, कुछ देर के लिए तुम चुप रहोगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अजय ने सुरेखा को डांट कर चुप करवाया और फिर शनाया से बोला, शनाया, इसकी बात का ध्यान मत दो, तुम इसे चेक करो। अजय का इशारा आरोही की तरफ पाकर शनाया ने पहले तो गौर से अनोखी को देखा और फिर ऋषभ को। उसके लिए हैरान करने वाली बात ये थी कि ऋषभ ने उसे अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी और को चेक करने के लिए इतनी जल्दी में बुलाया था। पर उसने उससे कुछ पूछा नहीं और अनोखी के पास आ गई, क्योंकि उसे पता था भले ही वो कितनी भी अच्छी डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन गुस्सा आने पर ये माफिया किंग बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के उसका पोस्टमार्टम कर देगा। शनाया जैसे ही अनोखी का घूंघट हटाने वाली थी, ऋषभ ने उसे रोकते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, उसके मुंह को चेक करने नहीं बुलाया है मैंने तुम्हें, उसके पैरों को चेक करो और हाँ, आगे से तुम्हें कई बार इसका इलाज करने यहाँ आना होगा, तो जल्दी और सही से काम करना सीख लो। कहते हुए वो अनोखी के पास आया। शनाया, जो अनोखी के पास ही थी, जब उसने ऋषभ को पास आते देखा तो वो अनोखी से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। ऋषभ ने अपने एक हाथ से अनोखी के जबड़े को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर किया। घूंघट की वजह से अनोखी की के सिर्फ होठ नजर आ रहे थे, जो इस वक्त डर और ठंड से थर थर कांप रहे थे। ऋषभ ने 2 पल उसके कैप्टे होठों को देखा और फिर अपनी नफरत भरी नजरों से उसे देख अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का? सो कंग्रेचुलेशंस मिसेज अनोखी ऋषभ शेरगिल, योर ड्रीम कम ट्रू। नाव वेलकम टू द हिल। तुमने शादी तो कर ली, पर हर दिन अफसोस करोगी कि शादी की तो क्यों की। एंड डॉन टी वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे दिए हर एक दर्द को सहने के लिए तुम्हें जिंदा रहना और ठीक रहना है, तो तुम्हारा इलाज भी मैं ही करूंगा। इतना बोल उसने आरोही के चेहरे को एक तरफ झटक दिया, जिससे आरोही सोफे पर जा गिरी। वहीं घर के सभी लोग ऋषभ के ऐसे बर्ताव से परेशान हो गए।
शनाया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो पहले ही शौक में चली गई थी जब उसने ये सुना कि ऋषभ ने शादी कर ली और सामने बैठी लड़की उसकी बीवी है। ऋषभ अपनी बात बोल सीधे अपने कमरे में चला गया। ऋषभ का कमरा सेकंड फ्लोर पर था, उसके फ्लोर पर जाने की अनुमति किसी की भी नहीं थी। सेकंड फ्लोर पर सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक स्टडी रूम और एक छोटा सा ऑफिस जो ऋषभ ने घर से काम करने के लिए बनाया था। फर्स्ट फ्लोर पर कई कमरे थे और साथ ही साथ एक जिम। रोहित और रिया का कमरा साथ गेस्ट रूम भी फर्स्ट फ्लोर पर था और दादाजी, अल्पविराम, शोभा और अमन और सुरेखा का कमरा नीचे था। बाहर गार्डन 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में कई तरह के फूल थे जिनमें लगभग दुनिया भर के फूल शामिल थे, क्योंकि शोभा को गार्डनिंग का बहुत शौक था और उसे फूल बहुत पसंद है। वहीं दूसरी ओर गार्डन के एक किनारे पर एक बड़ा सा पुल था। गार्डन की बैक साइड पर बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट था और उसी से लगकर एक रास्ता नीचे जा रहा था। वो था अंडरग्राउंड पार्किंग। ऋषभ के जाने के बाद हाल में एकदम सन्नाटा हो गया। सबकी नजरें खामोशी से बस अनोखी को देख रही थी जो घूंघट के नीचे धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। तभी उन सिसकियां के भी सुरेखा की तीखी आवाज आई। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना दीदी। ऋषभ या तो इस लड़की के साथ बहुत अच्छा हो रहा है या तो इस लड़की के साथ बहुत बुरा करने वाला है, और जिस तरह से ऋषभ ने अभी इसके साथ बर्ताव किया और उसके कहे गए शब्द सुन इतना तो पक्का हो गया कि इसकी आने वाली जिंदगी नरक बन ही गई है। अब ऋषभ या तो खोलते तेल में इसका पकौड़ा बनाएगा या फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर कोयले पर इसका बारबेक्यू। सुरेखा के ऐसा कहने पर ऋषिधर गुस्से से उसे देखने लगे तो सुरेखा ने अपनी नजरें झुका ली और चुप हो गई। फिर ऋषिधर ने शोभा से कहा, बहू इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। इतना बोल वो वहां से चले गए। उनके साथ ही अजय और सुरेखा भी। शोभा रोहित और शनाया की मदद से अनोखी को गेस्ट रूम में ले गई और उसने रिया से अनोखी के लिए कपड़े लाने के लिए कहा। अनोखी को बेड पर बैठाने के बाद शनाया ने उसके पैरों को चेक किया। उसके पैरों की हालत देख शनाया को उसे पर तरस आ रहा था। उसे ये तो नहीं पता था कि अनोखी की पैरों की हालत ऐसी क्यों हुई है, पर ऋषभ का अनोखी के लिए बर्ताव और बातें सुन ये यकीन जरूर हो गया कि अनोखी की इस हालत की जिम्मेदार जरूर ऋषभ ही है। इसलिए उसे ऋषभ पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को किनारे रख अपने काम में लग गई। उसने अनोखी के पैरों के घाव को अच्छे से साफ किया और उस पर मलहम लगाकर पट्टी कर दी। शनाया के पीछे खड़ी शोभा गौर से बस अनोखी को ही देख रही थी। रोहित अनोखी को कमरे में छोड़ वहां से चला गया था। शनाया उसके पैर पर मरहम पट्टी कर उठ गई और शोभा से बोली, आंटी इसके पैरों की हालत तो अभी ठीक नहीं है, इसे रेस्ट की बहुत जरूरत है और शायद इसे वीकनेस भी है, तो इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ओके बेटा, मैं रखूंगी और शुक्रिया आने के लिए। कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा काम है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए शोभा से बोली, आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ पूछूं आपसे। यही पूछना चाहती हो कि ऋषभ ने जो बाहर कहा था वह सच है या नहीं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शोभा ने शनाया के मन के सवाल को टिटोलते हुए कहा तो शनाया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे यही पूछना है उसे। शोभा अनोखी को देखते हुए ही बोली, हाँ वो सच था, ऋषभ और अनोखी की शादी आज ही हुई है। अभी के लिए बस इतना जान लो, आगे मुझे भी नहीं पता। इसके बाद शनाया ने कुछ नहीं पूछा और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है आंटी, तो फिर मैं चलती हूँ। रुको, मैं रोहित को कह देती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शोभा ने कहा तो शनाया उन्हें मना करती हुई बोली, अरे नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। सर ने मुझे लाने के लिए भी कार भेजा था और मुझे वापस छोड़ने के लिए भी कार का अरेंजमेंट कर दिया है, इसलिए मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। फिर शनाया वहां से चली गई। कुछ देर बाद रिया कमरे में हाथों में एक चूड़ी सलवार सूट लिए दाखिल हुई और शोभा को देते हुए बोली, मोम मुझे यही कपड़े मिले जो इसे फिट आएंगे, इसलिए मैं ये ले आई। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, और तुम भी अब जाकर सो जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
शोभा ने रिया के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा तो रिया एक नजर अनोखी को देख वहां से चली गई। शोभा कपड़ों को बेड पर रख अनोखी के पास खड़े होकर बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की, पर इतना जरूर याद रखना कि हमारे परिवार के साथ या मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा करने की सोचना भी नहीं, वरना मेरा बेटा इससे भी बहुत बुरा बन सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि वो तुम्हारे साथ बुरा करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए उसे तुम्हें अपनाने में कितना वक्त लगेगा ये तो सिर्फ वही जानता है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसे तुमसे नफरत करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लेगी। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, और हो सके तो उसे गुस्सा मत दिलाना। अब चलो मैं तुम्हें वॉशरूम जाने तक मदद करती हूँ। तुम फ्रेश होकर ये कपड़े चेंज कर लो, और एक बात और, सेकंड फ्लोर पर भी मत जाना। अपनी बात खत्म कर शोभा ने अनोखी को सहारा देकर खड़ा किया और उसे वॉशरूम तक ले गई। उसके बाद उसने उसे कपड़े भी दिए। कुछ देर बाद अनोखी वॉशरूम से शोभा का दिया हुआ सलवार सूट पहने बाहर आई। उसने दुपट्टे से अभी भी घूंघट लिया हुआ था। ये देख शोभा ने कुछ नहीं कहा और उसे सहारा देकर बेड पर बैठा दिया। मैं एक नौकर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। खाना खाकर दवाई ले लेना और सो जाना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर किसी नौकर को बुला लेना। ठीक है। उसके बाद शोभा भी कमरे से चली गई।